बच्चों, स्वागत है आप सभी का वापस से हमारे चैनल में फील्ड केमिस्ट्री में, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर जो पढ़ा था, ठीक है, वो मोलिकुलैरिटी को लेकर के डिस्कस किया था। मोलिकुलैरिटी क्या होती है और आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैसे मोलिकुलैरिटी को हम फाइंड करते हैं, ये सब हमने देखा था। लास्ट लेक्चर आज का है आपका कैटालिसिस का, दिन ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। आई होप ये आपके न्यू सिलेबस जो 2026 से 2027 का सिलेबस आया है CBSE वालों के लिए, उसमें तो ये नहीं आता है, बट क्योंकि मैं जो बनाता हूँ ये आपके सभी के लिए होता है। ठीक है, आप चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, JEE की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी बोर्ड की, मतलब ICSE हो गया या फिर आपका CBSE हो गया, ठीक, तो सभी के लिए है। तो मैं पहले से बता दे रहा हूँ, CBSE में नहीं आता ये चीज़, लेकिन पूछा जा सकता है अगर आप किसी आगे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो बात करते कैटालिसिस। तो पता ही होनी चाहिए कि कैटालिसिस होता क्या है, क्योंकि आगे आप कभी भी केमिस्ट्री से आगे जाओगे तो कैटालिसिस का काम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपसे कराया भी जाता है। जब आप लेबोरेटरी में रिएक्शन करते हो तो पूछा भी जाता है कि यहाँ पे कैटालिसिस के तौर पे कौन काम कर रहा है। तो कैटालिसिस पता होना चाहिए है क्या। सिंपली कैटालिसिस जो होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है, आपकी जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है, अल्टर द रेट, मतलब कि जो भी रिएक्शन आप कर रहे हो, मान लो वो रिएक्शन, क्योंकि आप जब आगे बड़ी क्लासेस में जाओगे तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं, जब आप मास्टर्स लेवल करते हो तो उसमें एक एक दो दो तीन 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 दिन तक की वो रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, आपने आज लगाई, पता चले वो 2 से 3 दिन के बाद आपका प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसी टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, जिससे वो क्या करेगा, आपकी जो भी रिएक्शन हो रही है उसको स्पीड अप कर देता है और उसकी जो एक तरह से टाइम है, टाइम को बचाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन की रेट को अल्टर करे, मतलब स्पीड को बढ़ा दे, लेकिन खुद उसमें क्या होता है, यूज़ नहीं होता, मतलब खुद कंज्यूम नहीं होता है उसमें, सिर्फ स्पीड अप करेगा, प्रोडक्ट आपका जल्दी देगा और देन खुद एज इट इज़ निकल जाएगा। ठीक है, और इस टर्म कैटलिस्ट को, ये जो टर्म है कैटलिस्ट, दिया किसने था, बर्जीलियस ने दिया था 1836 में। अब एक बात आती है इसमें कि ये तो हमने समझ लिया कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, फिर आता है पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड देन नेगेटिव कैटलिस्ट। पता चल रहा है पॉजिटिव का मतलब है जो आपकी स्पीड को बढ़ा दे, ठीक है, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे, और नेगेटिव का मतलब क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा दे। मतलब आपने अगर उसकी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें आपने कैटलिस्ट ऐसा यूज़ किया जिसने उसकी स्पीड को कम कर दिया, घटा दिया, तो वो क्या हो जाता है, आपका नेगेटिव कैटलिस्ट हो जाता है, डिक्रीजेज एंड रिटार्ड्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख रहे हो कि जो आपकी ये रिएक्शन है कौन सी, ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो पोटेशियम क्लोरेट है, ठीक है, तो पोटेशियम क्लोरेट का क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है, जो कि आपने स्मॉल अमाउंट में लिया है। और यही मैग्नीशियम जो डाइऑक्साइड है, ये क्या कर रहा है, पोटेशियम क्लोरेट की रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे रहा है और जल्दी से आपका क्या दे रहा है, प्रोडक्ट आपको दे दे रहा है। ठीक है, तो जो पहला हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, ये किस चीज़ का है, पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, जो कि बहुत फास्ट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का कैटलिस्ट आपने लिया है उसकी वजह से, क्योंकि ज़्यादा नहीं, स्मॉल अमाउंट में हम लोग लेते हैं, बस रेट ऑफ स्पीड को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका किसका एग्जांपल, पॉजिटिव का। आप कह रहे हैं जैसे सोडियम सल्फाइड का आप क्या करते हो, ऑक्सीडेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है कम हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, अल्कोहल की वजह से। मतलब आप सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन करो बट उसमें क्या डाल दो, अल्कोहल डाल दो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, वो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है, मतलब उसकी स्पीड जो होती है वो कम कर देता है। ठीक है, और भी ऐसे होते हैं, अगर आप देखना चाहो तो और भी एग्जांपल्स होते हैं। जैसे अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या करिए, डिकम्पोजिशन करिए, किसकी प्रेजेंस में, एक्टिनलाइड होता है, उसकी प्रेजेंस में करेंगे, तो वहाँ पे एक्टिनलाइड जो होता है वो एज अ निगेटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा होता है। ठीक है, और वो स्पीड को क्या कर देता है, कम कर देता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो डिकम्पोजिशन होता है उसका प्रोसेस को धीरा कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव और निगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटलिसिस क्या होता है। भाई वर्ड से आपको पता है होमोजीनियस मतलब क्या होता है और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है। होमोजीनियस का मतलब ये होता है जब हम दोनों चीज़ें जो ले रहे हैं, ठीक है, या तो हम कह सकते हैं दोनों फेजेस जो हों वो सेम हो, और जिसमें फेजेस क्या हो, डिफरेंट हो, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो हेट्रोजीनियस हो जाता है। अब ये क्या बात हो रही है, मतलब फेजेस की क्या मतलब है, जहाँ पे आप किन दो चीज़ों को लेकर के रिएक्शन कर रहे हो, एक तो रिएक्टेंट है, साथ ही साथ कैटलिस्ट है। तो जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों सेम फेज में हो, ठीक है, सिस्टम आपका यूनिफॉर्म हो, तो वो क्या हो जाता है, आपका होमोजीनियस हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए हमने जो कैटलिस्ट लिया है वो भी एक गैशियस फॉर्म में है, रिएक्टेंट भी हमारे क्या है, गैशियस फॉर्म में है, तो वो क्या हो गया, हमारा होमोजीनियस हो गया। हेट्रोजीनियस में क्या है, मान लीजिए रिएक्टेंट जो होते हैं
वो हमारे गैशियस में है बट कैटलिस्ट हमारा सॉलिड फॉर्म में, तब वहाँ पे क्या होगा, वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। ठीक है, जैसे लिखा भी है कि गैसेज एंड लिक्विड में हमारे रिएक्टेंट यूजुअली होते हैं, कैटलिस्ट यूजुअली इसमें क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, तो ये हेट्रोजीनियस हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे हमारा दोनों डिफरेंट हैं। और वहीं अगर हम सेम ले लें, दोनों का फेस सेम हो, फेस तीन ही पढ़ते हैं हम, कौन से, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, तो अगर हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और कैटलिस्ट दोनों ही क्या है, हमारे गैशियस में या लिक्विड फॉर्म में है, तो वो क्या हो जाता है, होमोजीनियस आता है। यानी फेज अलाइनमेंट जरूरी है। विजुअल मोड है, मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, प्रॉपर अलाइनमेंट है, मतलब सिस्टम क्या है, एकदम यूनिफॉर्म है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कि अगर गैसेस पे मॉलिक्यूल हैं वो ऊपर चले जा रहे हैं, सॉलिड है तो सॉलिड आपको पता है नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, आपका हेट्रोजीनियस है। अब इसका एक एग्जांपल देखें अगर होमोजीनियस का, तो अगर आप क्या करते हो, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कर रहे हो, किसमें, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, यानी SO2 का SO3 में अगर आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो, किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से, और उसमें प्रेजेंस किसकी लेंगे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कह सकते हो। ठीक है, या नाइट्रिक ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट अगर हम यूज करेंगे, तो ये इसका किसका एग्जांपल हो जाएगा, होमोजीनियस का हो जाएगा। ठीक है, जो रिएक्टेंट सल्फर डाइऑक्साइड है और जो ऑक्सीजन है वो हमारे दोनों किस में है, गैशियस फेज में है, यानी गैशियस स्टेट में है। और जो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा कैटलिस्ट है वो भी हमारे किस में है, यहाँ पे गैशियस सब्सटेंस है। तो जो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों आपको कैसे देखने को मिल रहे हैं, सेम फेज में देखने को मिल रहे हैं, दोनों ही क्या है, गैशियस है। ठीक है, और रिएक्शन सिस्टम जो है हमारा, वो सिस्टम भी क्या है, यूनिफॉर्म है। तो इस तरह ये जो मतलब हुआ आपका एग्जाम्पल, ये किसका हो गया, होमोजीनियस कैटलिसिस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हेबर्स प्रोसेस जो होता है अमोनिया के लिए, वो हमारा क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। क्यों, अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, किसका कॉम्बिनेशन ले रहे हैं हम, एक तो आपका नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, आयरन के फाइनली पार्ट मतलब डिवाइडेड क्या होते हैं आपके, आयरन के पार्टिकल्स होते हैं, उसकी प्रेजेंस में हम करते हैं। तो इस केस में रिएक्टेंट हमारे जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो दोनों क्या है, हमारे गैशियस स्टेट में है, लेकिन जो हमारे आयरन होता है, ठीक है, फाइनली डिवाइडेड आयरन जो होता है वो किस में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो आप समझ सकते हो कि कैटलिस्ट क्या है, सॉलिड में है, रिएक्टेंट हमारे क्या है, गैशियस में है, इसका मतलब ये क्या है, आपका हेट्रोजीनियस कैटलिसिस हो गया। ठीक है, तो ऑटो कैटलिसिस क्या होता है, वर्ड से पता चल रहा है, ऑटो कैटलिसिस मतलब जो खुद से ही क्या हो रही हो, कैटलिसिस हो रही हो, जहाँ पे खुद से कैटलिसिस हो रही है, हमें कुछ एडिशनल ऐड करने की जरूरत ना पड़ रही हो। तो यहाँ पे जैसे कहने का मतलब क्या है, ऑटो कैटलिसिस में कि एक ऐसा फिनोमेना होता है, मतलब कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं हम कह सकते हैं, जिसमें एक प्रोडक्ट जो होता है रिएक्शन में जो फॉर्म हो रहा होता है ना, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा आपका रिएक्शन में जो क्या कर रहा हो, उस रिएक्शन को ही कैटलाइज कर दे रहा हो। कहने का मतलब ये है, पहले हम क्या कर रहे थे, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम एडिशनली एक कैटलिस्ट को ऐड कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वही क्या होगा, एक कैटलिस्ट के तौर पे ही काम कर रहा होगा। ठीक है, अभी लिखा हुआ है कि वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन इटसेल्फ, मतलब खुद की जो मतलब जो रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जिससे वो प्रोडक्ट आपका बन रहा है, वो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो अपनी ही रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। तो ऐसा जो होता है हमारा, वो ऑटो कैटलिसिस कहलाता है। ठीक है, देखिए लिखा है कि जैसे यहाँ पे रिएक्शन जो स्टार्टिंग में हो रही है वो स्लो हो रही है, शुरुआत में जो रिएक्शन हुई वो स्लो हुई, फिर अचानक से क्या हो गई, एक्सेलरेट हो गई। ये उसका आपका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा क्या, इंड्यूस कैटलिसिस की बात करें। ठीक है, तो इंड्यूस में अभी एग्जांपल भी मैं समझा दूंगा इसका क्या है, फिर एक बार डेफिनेशन दोनों बता देता हूँ उसके बाद। अब इंड्यूस कैटलिसिस में क्या होता है, इंड्यूस कैटलिसिस का मतलब है, इंड्यूस का मतलब है कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है, मतलब खुद को ना करके सामने वाले को क्या कर देता है, प्रभावित करता है ना, और सामने वाले की रेट को बढ़ाता है, एक तरह से ऐसे हम समझ सकते हैं। तो जब केमिकल रिएक्शन क्या करती है, किसी दूसरी रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करे, क्या बोला मैंने, जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और वो क्या कर रही है, सामने वाले की जो रिएक्शन है उसके रेट को क्या कर दे, इन्फ्लुएंस कर दे, मतलब उसके रेट को प्रभावित करे। ठीक है, लेकिन वो जो हो रही होगी रिएक्शन, वो ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं होगी। ठीक है, विच डज नॉट अकर इन दी ऑर्डिनरी कंडीशन। तो इस फिनोमेना को फिर हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस कैटलिसिस बोलते हैं। ठीक है, अब अगर इसका एक एग्जांपल हम समझें, तो वैसे तो एक या दो समझ सकते हैं, मैं थोड़ा सा आसान वाला बताता हूँ, इस वाले को छोड़िए जो लिखा हुआ है, एक दूसरा छोटा सा जो बचपन में आपने पढ़ी है रिएक्शंस, उनके बेसिस पे बताते हैं।
तो जैसे अगर हम कहते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड है, ठीक, और मर्क्यूरिक क्लोराइड का जो रिडक्शन है किसके साथ, ऑक्सैलिक एसिड के साथ, वो स्लो होता है। आप अगर देखोगे कि जो मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड का ऑक्सैलिक एसिड के साथ अगर आप रिडक्शन करते हो तो वो स्लो प्रोसेस होता है। वहीं पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो रीडली रिड्यूस्ड होता है ऑक्सैलिक एसिड के साथ। क्या बोला मैंने, ऑक्सैलिक एसिड मर्क्यूरिक क्लोराइड का रिडक्शन स्लो कराता है, लेकिन वही ऑक्सैलिक एसिड जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट को रीडली, मतलब कि जल्दी क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो जब हम मर्क्यूरिक क्लोराइड और ऑक्सैलिक एसिड का मिक्सचर ले लें, हमने क्या किया, मर्क्यूरिक क्लोराइड लिया और उसमें ऑक्सैलिक एसिड मिला लिया, मतलब उसका मिक्सचर बना लिया, और फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्या करा रहे हैं, ट्रीट कराते हैं। तो दोनों ही साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाते हैं। फिर से एक बार दिमाग में आंखें बंद करिए और आंखें बंद करके दिमाग में सोचिए कि कैसे रिएक्शन हो रही होगी। हमने बोला जब हम अलग अलग करके ले रहे थे, मतलब ऑक्सैलिक एसिड ले रहे थे और उसको मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ कर रहे थे, तब हमने देखा वहाँ पे प्रोसेस बहुत धीरा हो रहा है। लेकिन वही ऑक्सैलिक एसिड क्या करता है, पोटेशियम परमैंगनेट को रिड्यूस जल्दी करता है। तो हमने क्या किया, हम ऐसा करते हैं, अच्छा ऑक्सैलिक एसिड उसको तो धीरे कर रहा है लेकिन इसको क्या कर रहा है, फास्ट कर रहा है। तो हम ये करते हैं कि ऑक्सैलिक एसिड को मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ ही मिला देते हैं और तीसरा जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है उसके साथ बाद में ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से होता यह है कि आपका यहाँ पे साइमल्टेनियसली रिडक्शन होता है, हम कह सकते हैं रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो रिडक्शन है किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का, वो मर्क्यूरिक क्लोराइड के रिडक्शन को क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, मतलब कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का रिडक्शन हो रहा है, मतलब जो रिड्यूस हो रहा है, वो मर्क्यूरिक क्लोराइड के रिडक्शन को इन्फ्लुएंस कर दे रहा है, मतलब उसको प्रभावित कर रहा है। खुद तो हो ही रहा है, सामने वाले को भी कर दे रहा है। तो ये होता है इंड्यूस कैटालिसिस, कि जब खुद को तो छोड़ो, सामने वाले को भी क्या कर दे, इन्फ्लुएंस कर दे, और उसके भी रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब उसको क्या करते एक तरह से रिड्यूस कर दे। ठीक है, उसके रेट को भी क्या करे, इन्फ्लुएंस कर दे। तब ये चीज आती है आपकी इंड्यूस कैटालिसिस में। पहले वाले में क्या एग्जांपल था कि आप देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड का क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं, जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है, KMnO4 है ना, पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे क्या है, एसिडिफाइड है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सैलिक एसिड का पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। ठीक है, जो कि शुरुआती स्टेप में क्या होता है, बहुत स्लो होता है, बहुत धीरे होता है। लेकिन वही क्या होता है, रेट जो होता है इस रिएक्शन का इंक्रीज कर देता है जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है रिएक्शन की, मतलब रिएक्शन जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा करके टाइम लेती है, तो आगे जा करके क्या हो जाती है, वो स्पीड अप हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में अगर 400 मीटर की रेस लगा रहे हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं, पहले धीरे धीरे वार्म अप के तौर पे दौड़ते हैं कि यार 100 मीटर 150 मीटर जो है पहले हम आराम आराम से कंप्लीट कर लें। फिर अचानक से जैसे टर्न आता है, है ना, जैसे घूमते हैं तो क्या होता है, वो स्पीड अप हो जाते हैं, अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी है, क्योंकि आप देखो वहां पे वो क्या करता है, वहां पे ये थोड़ी ना कि किसी ने उसको पुश किया तो हम करें तब हम भागे स्पीड में, नहीं, उसने खुद को बनाया कि यार अब थोड़ा सा दूर बची है और स्पीड कर लेते हैं, तभी हम जाके जीत पाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी चीज होती है कि पहले वो प्रोसेस क्या होगा, आपका स्लो होगा, धीरे धीरे होगा। ठीक है, फिर जो रेट है वो इंक्रीज कर जाती है जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करती है, मतलब रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ती है। अब ये होता किसकी वजह से, तो यहाँ पे जो Mn2+ आयंस है ना, वही क्या कर देते हैं, रिएक्शन को कैटलिस्ट कर देते हैं। जो रिएक्शन है वो किसके वजह से कैटलाइज हो रही है, इसकी वजह से। Mn2+ के जो आयंस यहाँ पे क्या होंगे, फॉर्म होंगे रिएक्शन में, वही क्या करता है, इस रिएक्शन को कैटलाइज कर देता है, मतलब उसकी रेट को इंक्रीज कर देता है। तो बस ये चीज होती है आपके ऑटो कैटालिसिस में और इंड्यूस कैटालिसिस में। आई होप ये दोनों ही चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब बात आती है 4 गोल्डन रूल्स ऑफ कैटालिसिस, मतलब कैटलिस्ट क्या क्या है। पहला है मास एंड कॉम्पोजिशन, हाईली स्पेसिफिक, इक्विलिब्रियम रिमेन कांस्टेंट एंड स्मॉल क्वांटिटीज सफाइस। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके कैटलिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आपको पूरा पूरा वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा बहुत अगर याद रखेंगे, है ना। एग्जाम पर्सपेक्टिव पे अगर आप देखो तो सब कुछ लिखना नहीं होता, बस थोड़ा सा हेडिंग आपको पता होनी चाहिए कि किस किस चीज़ों पे आपके कैटलिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये एक तरह से वो है, जो 4 गोल्डन रूल्स लिखे हैं, ये और कुछ नहीं, एक तरह से आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि अगर एक चीज़ मैं बोलूँ, पहला बोल देते हैं, अच्छा मास एंड कॉम्पोजिशन की बात क्या कर रहा है,
जैसा कि जो मास एंड कॉम्पोजिशन में पढ़ रहे थे कि रिमेन्स अनचेंज इन मास एंड केमिकल कॉम्पोजिशन एट द एंड, नोट फिजिकल स्टेट कैन चेंज। ठीक है, कहने का मतलब ये हम ये कह सकते हैं, एक एग्जांपल से भी मैं आपको समझाऊंगा। तो मास एंड कॉम्पोजिशन में क्या कह रहा है, देखिए आपका कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व ज़रूर होता है, बट उसके मास में और उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। वो बस रिएक्शन में गया, उसने रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ किया, देन क्या होता है वो एज इट इज़, तो नहीं, ये नहीं कहूँगा कि एज इट इज़ ही आता है। मान लीजिए हमने जैसे उसके जिस फिजिकल फॉर्म में उसको हमने डाला, उसी फिजिकल फॉर्म में वो वापस निकला, ज़रूरी नहीं हो सकता है वो, आप जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा ना कि हमने पहले सॉलिड ग्रैन्यूल्स लिए जो कि बाद में क्या हो जाता है आपका पाउडर के फॉर्म में हमें मिला, तो फिजिकल स्टेट उसकी चेंज हो सकती है कैटलिस्ट की, बट उसका केमिकल कॉम्पोजिशन या जो जितना मास हमने लिया था, मान लीजिए कुछ 10 ग्राम लिया हमने या कुछ 5 ग्राम लिया, ठीक है, हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ मैं, ये नहीं कि यही इतना ही होता है, कुछ लिया मैंने, तो उसके मास में कोई चेंज नहीं हुआ, केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ, हो सकता है उसका फिजिकल फॉर्म बस चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका मास एंड कॉम्पोजिशन की बात। सेकंड क्या है, हाईली स्पेसिफिक, कैटलिस्ट फॉर वन रिएक्शन मे नॉट वर्क फॉर अनदर। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा किसके लिए, अभी जो हम पढ़ रहे थे इंड्यूस वाला कैटलिसिस में, इंड्यूस कैटलिसिस में हमने जैसा भी पढ़ा, ठीक है, ये ऑक्सैलिक एसिड जो है एक के लिए क्या हो रहा था, स्लो दिखा रहा था, बट दूसरे के लिए क्या कर रहा था, फास्ट कर रहा था। वैसे यहाँ पे भी है कि हो सकता है वो कैटलिस्ट जो है किसी एक रिएक्शन के लिए सही हो, है ना, बट दूसरे के लिए क्या हो, वो सही ना हो, वो रिएक्शन को फास्ट ना करे उसकी। ठीक है, तो ये एक हो जाता है हाईली स्पेसिफिक, कि हर एक रिएक्शन के लिए हम स्पेसिफिक लेते हैं। ठीक है, बहुत ही आपने सुना होगा एक निकल एंड प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सारे कैटलिस्ट तो नाम आपने सुने होंगे जिनको हम लेते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम सारी रिएक्शंस में इन्हीं को ले लेते हैं। ठीक है, कुछ ही रिएक्शंस में हम उनको लेते हैं। ठीक, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं हाईली स्पेसिफिक होते हैं। और उसके बाद क्या है, इक्विलिब्रियम रिमेन कांस्टेंट। अब इसमें क्या होता है कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन को ये अल्टर नहीं करते, मतलब चेंज नहीं करते हैं। हमारे जो कैटलिस्ट होते हैं, अब जैसे हम कैटलिस्ट का यूज़ कर रहे हैं किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो सेम रहती है, चाहे हम कैटलिस्ट को लें या ना लें। कैटलिस्ट हम चाहे यूज़ करें रिएक्शन में चाहे ना करें, तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, जो पोजीशन होती है, उसको वो अल्टर नहीं करता, उसको चेंज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि कैटलिस्ट जो होता है वो बोथ आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को कैटलाइज करता है सेम एक्सटेंट में। मतलब जितना वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कह सकते हैं उसकी इंक्रीज कर रहा होगा, मैं कह सकता हूँ, तो उतने ही में बैकवर्ड में भी करेगा। ठीक है, तो जो कैटलिस्ट होता है वो बैकवर्ड और आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन दोनों में क्या करता है, सेम एक्सटेंट में कैटलाइज करता है रिएक्शन को। ठीक है, वही चीज़ देखिए लिखा है, स्पीड अप बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी थर्ड पॉइंट। ऐसे तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो कई सारे होते हैं, पढ़ने को तो बैठे हैं तो बहुत सारे पढ़ सकते हैं आप, है ना। एक होता है कि कैटलिस्ट जो होता है जनरल, अगर आप देखो तो रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है, एक ये भी आप कह सकते हो। अगर आपसे पूछा है कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ कैटलिस्ट की क्या क्या है ना, तो आप ये बता सकते हो। शॉर्ट में बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया पूरा, कि कैटलिस्ट जो होता है, पहली बात तो रिएक्शन में इन्वॉल्व ज़रूर होता है, उसका मास और केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है, बट उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज देखने को मिल सकता है। पहला हाईली स्पेसिफिक, मतलब हम कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए हम पर्टिकुलर कैटलिस्ट लेते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जो कैटलिस्ट हम एक रिएक्शन में ले रहे हैं वो दूसरे में भी यूज़ हो। तीसरा, चाहे आप कैटलिस्ट को यूज़ करो चाहे ना करो, वो आपके रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है उसको अल्टर नहीं करता है, उसको चेंज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों में ही क्या करता है, इक्वली वो स्पीड अप करता है रिएक्शन को। ठीक है, अब बात आती है स्मॉल क्वांटिटी सफाइस, टाइनी अमाउंट कैटलाइज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड रिएक्शन। मतलब अगर आप, इसीलिए मैंने बोला था कि बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट में हम क्या करते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में हम कैटलिस्ट को लेते हैं, है ना। तो जो छोटा सा भी अगर आप कैटलिस्ट ले रहे हो तो वो क्या करता है, अनलिमिटेड रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है, मतलब कई सारी रिएक्शंस को क्या कर सकता है, कैटलाइज कर सकता है। जैसे कि इन्होंने कहा कि 1 ग्राम का अगर आप कोलॉइडल प्लैटिनम ले रहे हो तो वो 10⁸ लीटर ऑफ H2O2 को उसका डिकम्पोजिशन कर सकता है। मतलब सिर्फ आपने ज़रा सा लिया, 1 ग्राम का प्लैटिनम लिया है और वो 10⁸ लीटर्स ऑफ H2O2 को डिकम्पोज कर सकता है। तो ये पावर होती है कैटलिस्ट की। ठीक है, तो ये 4 एक्सटेंट हैं आपके, मतलब 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि आपके 4 गोल्डन रूल्स है कैटलिस्ट की, आप याद रखिए। तो बस, तो आपको क्या क्या पढ़ना होता है, अगर आप कभी, जैसे मैं था BSc MSc में,
तो मुझसे मेरा टॉपिक ही था कैटलिस्ट का, है ना, मुझसे कहा गया था कैटलिस्ट पे आप तैयार करके आइएगा। तो कैटलिस्ट में मैंने सारी चीज़ें बताई थी, हमें पूरा प्रेजेंट करना होता था। तो मैंने वहाँ पे जैसे कि कैटलिस्ट होता क्या है, कैटलिस्ट कैसे वर्क करता है, ठीक है, एक दो रिएक्शंस करी थी हमने जो लैब में करी थी, अभी मुझे याद नहीं आ रही है, हमने जो लैब में करी थी वो लैब का मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है। फिर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं, उसके बाद हमारा ऑटो कैटलिस्ट, इंड्यूस कैटलिस्ट, फिर क्या क्या कॉम्पोजिशन, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं, ठीक है। आप चाहो तो ये पॉइंट ही लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर डीप में भी लिखो, मेरा काम बस समझाने का है तो मैं समझाता हूँ। अब प्रमोटर और पॉइजन्स क्या हैं, वही चीज़ें अगर आप देखोगे, प्रमोटर से आपको पता चल रहा है एक्टिवेटर है, और पॉइजन का मतलब एक तरह से खराब करे, ठीक है, प्रोसेस को। पॉइजन का मतलब ही क्या होता है, जो तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। जो कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट का जो काम है उसको डिस्ट्रॉय कर दे, उसकी एक्टिविटी को क्या कर दे, कम कर दे, खराब कर दे, तो वो आपका पॉइजन हो जाता है। प्रमोटर क्या है, जो कैटलिस्ट कर रहा है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी को और बढ़ा दे, तो वो हमारे क्या होता है, प्रमोटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं क्लासिकल एग्जांपल में, हेबर्स प्रोसेस जो है अमोनिया के लिए, आयरन जो होता है वो कैटलिस्ट है, ठीक है, और मोलिब्डेनम क्या होता है, उसमें प्रमोटर होता है। ये आपने क्लास 10th में अगर आप पढ़े होंगे तो मोलिब्डेनम वाला भी देखा होगा। एक आपने कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा प्रमोटर का नाम V2O5 का, है ना, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड का एक नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो वो भी एज अ कैटलिस्ट के साथ है, उसमें एक प्रमोटर भी आता है, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, मतलब कैटलिस्ट तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, उसकी काम को, उसकी एक्टिविटी को और अच्छे से इंक्रीज करने के लिए आप क्या करते हो, प्रमोटर का यूज़ करते हो, ठीक है। और उसके अगर एक्टिविटी को ख़राब करना है तो आप क्या कर सकते हो, पॉइजन यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ होती है। जैसे कि आपका नीचे एग्जांपल लिखा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया शायद से, हाँ आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैं अभी कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपको बता रहा था सल्फ्यूरिक एसिड का, जो क्लास 10th में आप पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का जो मैन्युफैक्चर होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में, किसकी प्रेजेंस में, आपका एक थोड़ा सा बोलने में मुझे भी दिक्कत होती है, प्लानिटाइज्ड एस्बेस्टोस समथिंग होता है ना, जैसे लिखा हुआ है प्लानिटाइज्ड एस्बेस्टोस, ठीक है, ये कैटलिस्ट होता है, ठीक। और ये पॉइजन किसकी वजह से होता है, मतलब खराब किसकी वजह से कर दिया जाता है, आर्सेनिक ऑक्साइड, ठीक है, आर्सेनिक ऑक्साइड उसमें डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, उसकी एक्टिविटी जो होगी वो खराब हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा याद रखना होता है आपको। तो ये हो गया आपका प्रमोटर और पॉइजन में डिफरेंस। प्रमोटर क्या करता है, जो आपका कैटलिस्ट होता है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, और ये क्या कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, रेंडर कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। फिर एक एग्जांपल आप याद रखिए, हेबर्स प्रोसेस, ये आपका 10th का जो रहता है आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। बस क्या याद रखना है, इसमें मोलिब्डेनम जो होता है वो एज अ प्रमोटर काम करता है, यहाँ पे आर्सेनिक ऑक्साइड जो होता है वो एज अ पॉइजन काम करता है, ठीक। अब ये थोड़ा सा बड़ी चीज़ आती है, क्योंकि दो चीज़ें पढ़ना है इसमें, लास्ट में दो चीज़ें हम कवर करना है। एक होता है आपका कैटलिस्ट की थ्योरीज होती हैं, ठीक है, दो थ्योरीज आप पढ़ते हो, एक होती है आपकी इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, और एक होती है एड्जॉर्प्शन थ्योरी। जल्दी से कोशिश करता हूँ कवर करने की, लेकिन कवर नहीं होती जल्दी, ठीक है, मैं थोड़ा सा चीज़ें सही से बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, अब बात आती है जो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी है, इसमें जैसे क्या लिखा है, प्रपोज बाय क्लेमेंट एंड डेसॉम्स 1806, ये पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। इन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि जो देखिए, हाँ एक चीज़ याद रखनी, पहला स्टेप कि आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन जो होता है वो होमोजीनियस कैटालिसिस के लिए होता है, और आपका जो दूसरा है एड्जॉर्प्शन थ्योरी, ये आपकी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के लिए होता है। कैटलिस्ट प्रोवाइड अ लोअर एनर्जी पाथ बाय फॉर्मिंग एन अनस्टेबल हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट। क्या बोल रहा है, जो यहाँ पे इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है कि बीच में यहाँ पे क्या बनेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, ठीक है। जैसे कि आपने पीछे भी अभी हमने जब पढ़ रहे थे तो हमने जो आपको ग्राफ दिखाए थे जिसमें बीच में क्या बन रहा था, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा था, वैसे ही तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है। कैटलिस्ट का काम क्या करता है कि एक आपको दूसरा रास्ता पकड़ाएगा जहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, कम रहेगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या हो पाएंगे, वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे और आपका प्रोडक्ट बन पाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आती है। अब जो चीज़ नहीं समझ पा रही एनर्जी बैरियर क्या है, तो मैं कहूँगा पीछे वाले लेक्चर्स एक बार आप कवर कर लीजिए, ठीक है। तो कैटलिस्ट प्रोवाइड्स आर लोअर एनर्जी पाथ बाय फॉर्मिंग एन अनस्टेबल हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक लोअर एनर्जी पाथ प्रोवाइड करता है और एक अनस्टेबल और हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन में होता है। मैकेनिज्म देखोगे तो जैसे कि ए है,
स्टेप 1 में क्या है, ए और एक्स, मतलब कि आपने क्या किया, रिएक्टेंट है उसको कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट कराया, एक अनस्टेबल क्या हुआ, इंटरमीडिएट बना, और उसी अनस्टेबल इंटरमीडिएट फिर क्या होता है, आपका दूसरा जो रिएक्टेंट होगा उसके साथ रिएक्ट होकर के आपका क्या देगा, प्रोडक्ट बनाएगा, और जो कैटलिस्ट था वो आपका वापस से रीजनरेट हो जाएगा और निकल जाएगा। ये इसका प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँ तो इसमें क्या होता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका जो कैटलिस्ट होता है वो पहले रिएक्टेंट के साथ क्या होता है, जो दो रिएक्टेंट आप ले रहे हो उसमें से किसी एक रिएक्टेंट के साथ पहले वो क्या होगा, कंबाइन होगा और एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा। तो जो इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो क्या करेगा, आपकी क्योंकि पाथ प्रोवाइड कर रहा है इसकी एनर्जी क्या हो, कम हो, ठीक है। तो लोअर एनर्जी बैरियर वाला क्या करेगा, आपको रास्ता पकड़ाएगा, ठीक। जो कि एक्चुअल अगर आप कराओगे विदाउट कैटलिस्ट के, ठीक है, मतलब कैटलिस्ट नहीं ले रहे हो तब रिएक्शन कराओगे तो वहाँ पे एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है ना। और वही कैटलिस्ट आपने यूज़ कर लिया तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यही इंटरमीडिएट कंपाउंड फिर क्या होगा, आपका हाईली रिएक्टिव होता है, तुरंत क्या करता है, जो दूसरा वाला रिएक्टेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करके डिजायर्ड प्रोडक्ट आपका देता है। तो ये प्रोसेस होता है आपका किसका, सिंपल इसका है, ठीक है। जिसमें आप ये देख पा रहे हो ये आपका चेम्बर प्रोसेस कहलाता है, जो कि आपने पीछे भी रिएक्शंस पढ़ी हैं उसी का है। ड्रॉबैक क्या है, होमोजीनियस के लिए तो अच्छा है लेकिन ये हेटेरोजीनियस रिएक्शन के लिए एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसीलिए उसके बाद एड्सॉर्प्शन थ्योरी आई थी, ठीक। हम उस पर आते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी शायद से, ठीक है। एड्सॉर्प्शन थ्योरी है, ये फ्लो चार्ट है, जैसे कि पहला डिफ्यूजन और एड्सॉर्प्शन होता है, फिर सेकेंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, फिर डिसॉर्प्शन होता है, और ये आपका 4 प्रोसेस में क्या होता है, 4 स्टेप में आपका एड्सॉर्प्शन थ्योरी होती है। अब समझिए डिफ्यूजन और एड्सॉर्प्शन क्या होता है। देखिए आपने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ोगे, एक वर्ड सुना है एब्जॉर्प्शन और एक होता है एड्सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता है कि वो उस जैसे कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाए, दूसरा कोई चीज़ जो आप ला रहे हो वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। जैसे हम कहते हैं ना स्पंज में पानी क्या होता है, एक तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, मैं कहता हूँ उसके अंदर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जाके बैठ जाते हैं। और एड्सॉर्प्शन क्या होता है, जो सरफेस पे हो जाए, ठीक है। जैसे आप कभी देखोगे फ्रॉस्ट होता है और पत्तियों के ऊपर, लीव्स के ऊपर क्या होता है, आपको देखोगे ऊपर ऊपर ऐसे ऊपर ऊपर में पानी की बूंदें जो होती है सेटल डाउन रहती है, तो एक तरह से एड्सॉर्प्शन को हम समझ सकते हैं उससे, ठीक है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं सरफेस पे और एड्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। पहला स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप क्या है, पहले मैं शॉर्ट में जो लिखा है वही समझा रहा हूँ। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब ये एक तरह की एक्सोथर्मिक एड्सॉर्प्शन होता है। एक्सोथर्मिक मतलब यहाँ पे आपकी अमाउंट ऑफ हीट जो होती है वो निकल रही होती है, ठीक। क्या बोला मैंने कि एड्सॉर्प्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और इसमें हीट का लिबरेशन होता है। तो जो हीट होती है वो क्या करती है, आपके बॉन्ड्स को या तो वीक कर देगी या तो तोड़ ही देगी, ठीक है। वीक करती है बॉन्ड्स को, या फिर वो क्या करती है, कभी कभी तोड़ भी देती है। कहाँ पे तोड़ेगी, वही आपके जो रिएक्टेंट, एड्सॉर्ब्ड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं के अंदर, ठीक है। फिर एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, और इसी में फिर क्या होता है, आपके एक मॉलिक्यूल जो होता है वो एक दूसरे के क्या हो जाता है, एडजेसेंट बैठ जाते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है, एडजेसेंट क्या हो जाता है, एक दूसरे के एडजेसेंट सेटल हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या बनता है, आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि अनस्टेबल होता है, ठीक। तो ये चीज़ देखने को मिली। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले जो होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सरफेस पे, ठीक है। आप कहोगे सरफेस किसकी है भाई, है ना, बात तो यही है। तो कैटलिस्ट की सरफेस होगी ना, क्योंकि कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कराया, जैसे इसमें हमने कराया था कैटलिस्ट के साथ पहले करा रहा था ना। तो कैटलिस्ट की सरफेस पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, पहले एड्सॉर्ब हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या होगा, फिर ये प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक होगा, तो जो कि क्या करेगा, आपके बॉन्ड्स को वीक करेगा। मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एक दूसरे के साथ फिर क्या होंगे, एडजेसेंट पोजीशन पे अटैच हो जाएंगे और एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। फिर यही क्या होगा, आप बाद में डिकम्पोज होगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो प्रोडक्ट में टूटना शुरू होंगे, ठीक है, जैसे कि फोटो से आप देख भी पा रहे होंगे। तो क्या बोला मैंने, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होंगे फिर वो क्योंकि अनस्टेबल होने की वजह से वो डिकम्पोज होंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। फिर प्रोडक्ट जो हैं वो क्या करेंगे, जो बने हैं प्रोडक्ट आपके, वो कैटलिस्ट को होल्ड करते हैं। कैटलिस्ट सरफेस जो होती है, कैटलिस्ट की जो सरफेस होती है, जैसे आपको देखने को मिल रहा है, कैटलिस्ट की सरफेस जो होती है उसको होल्ड करते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि वहाँ पे परमानेंट बॉन्ड होगा, एक पार्शियल बॉन्ड से वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि अभी थर्ड का स्टेप है ना, यहाँ पे क्या हुआ, आपका प्रोडक्ट तो बना, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इन कैटलिस्ट की जो सरफेस है उस पर पार्शियली एक बॉन्ड के साथ क्या होता है, टिका हुआ होता है, होल्ड रहता है। फिर लास्ट स्टेप जो होता है जिसमें डिसॉर्प्शन है, एड्सॉर्प्शन हुआ फिर डिसॉर्प्शन, मतलब फिर वहाँ से वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा,
कैटलिस्ट से अलग हो जाएगा और कैटलिस्ट फिर से क्या हो जाएगा, वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, एक तरह से ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, जिससे कि वो बाद में जो भी रिएक्शन होंगे उनके लिए यूज़ किया जा सके। तो ये प्रोसेस है आपका एड्जॉर्प्शन थ्योरी का। तो फ्लो चार्ट से आप ये चीज़ समझ सकते हो, ठीक है। कि पहले क्या होगा, कैटलिस्ट की सरफेस पर मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब होंगे, आके बैठेंगे, फिर क्या होगा, वहाँ पे वो एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, हीट वहाँ पे निकलती है, तो बॉन्ड्स जो होंगे वो विद इन द, अभी जो मैं बता रहा था, एड्जॉर्ब रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स के अंदर ही अंदर क्या होंगे, बॉन्ड्स का ब्रेकिंग होगा, या हम कह सकते हैं वीक होंगे बॉन्ड, और एक दूसरे के एडजेसेंट साइड पे क्या हो जाएंगे, वो मॉलिक्यूल्स आके बैठेंगे, ठीक है, और एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देंगे। वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स जो होगा, ठीक है, देन फर्दर क्या होगा, उसका डिकम्पोजिशन होगा, कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था वो टूटना शुरू होगा, क्योंकि हाईली क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है, अनस्टेबल है, तो फिर क्या होगा, टूटना शुरू होंगे, मतलब अलग होना शुरू होंगे, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो प्रोडक्ट, लेकिन जो आपके कैटलिस्ट के मॉलिक्यूल होंगे उनसे पार्शली बॉन्ड से क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे। फिर लास्ट स्टेप होगा उनका डिसॉर्प्शन, जिसमें प्रोडक्ट जो होंगे वो डिटैच हो जाएंगे, कैटलिस्ट आपका फ्री हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है पूरा आपका, और यहाँ पे पार्ट आपका एड्सॉर्प्शन थ्योरी का भी खत्म होता है, ठीक है। तो बस इतना ही आपको इसमें बताऊंगा। वैसे तो चीज़ें और भी होती हैं, है ना, ये वही चीज़ है फ्लो चार्ट यहाँ पर, कि कैसे आपका होता है। यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो रिएक्टेंट पहले क्या है, रिएक्टेंट पहले विदाउट कैटलिस्ट है, ठीक है, और रिएक्टेंट ने जैसे ही क्या किया, कैटलिस्ट को कह सकते हैं कैटलिस्ट के साथ जुड़ा, तो जुड़ने के बाद उसने क्या किया, एक पोटेंशियल एनर्जी गेन करी, मतलब उसकी खुद की जो एक एनर्जी होगी। फिर क्या होगा, उसने, मैं एक चीज़ थोड़ा सा समझाता हूँ सही से। मान लीजिए ये विदाउट क्या है आपका, विदाउट आपका कह सकते हैं कैटलिस्ट रिएक्शन है, ऐसे मैं मान लेता हूँ, सॉरी उल्टा बता रहा हूँ। ये जो है ये वाला, ये विदाउट कैटलिस्ट है, मतलब अगर आपने कैटलिस्ट नहीं लिया था तब देख रहे हो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, कितनी ज़्यादा है ना। वहीं आपने जैसे ही कैटलिस्ट को ले लिया तो उसने एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दिया कि भैया यहाँ से जाओ, जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे जाओगे तो बहुत लंबा प्रोसेस, तुमको पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी, पहाड़ी चढ़ के फिर नीचे उतरना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। इससे अच्छा है आप कैटलिस्ट लो, और वो एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करेगा, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है, और आपको प्रोडक्ट जल्दी मिलेगा। तो यही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पार्ट खत्म होता है, कैटलिस्ट का पूरा काम खत्म, और आपका चैप्टर जो है केमिकल काइनेटिक्स वो पूरा खत्म हो गया, ठीक है। तो टॉपिक क्लियर हुए हों, ठीक है, तो आई होप चीज़ें समझ में आ रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए। मैं प्लेलिस्ट आपके लिए बना ही रहा हूँ कि जितने सारे चैप्टर्स आपके 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को मैं कवर कर रहा हूँ, चाहे वो CBSE का बच्चा हो, चाहे ISC का हो, सबके लिए होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। गुड डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टाटा, सी यू।